डिस्कस किया। तो चैप्टर 12 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि चार्ज जो है वो किसको कहा जाता है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा भी एक फोर्स लगाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर मास होता है, तो मास की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे ही लगाते हैं। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा भी एक और फोर्स उनके दरमियान लगती है जिस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम चार्ज कहते हैं। अब ये जो चार्ज होती है, ये दुनिया में छोटे से छोटी चार्ज चार्ज आन इलेक्ट्रॉन कही जाती है। जबकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर इनसे भी छोटी चार्ज होती है, जैसे क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स के ऊपर चार्ज इनसे भी छोटी होती है, लेकिन क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, वो डिफरेंट पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज़ाद नमूने पे जो चार्ज रहती है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे रहती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वार्क्स क्या होते हैं। फिर क्वार्क्स की हमने टाइप्स भी की थी कि क्वार्क्स की 6 टाइप हैं, जिसमें अप है, डाउन है, चार्म है, स्ट्रेंज है, टॉप है, बॉटम है। ये 6 क्वार्क्स हमने डिस्कस किए थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2 अप और 1 डाउन मिलके प्रोटॉन बनाते हैं, और 1 अप और 2 डाउन मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन भी हमने पढ़ी थी कि वो कौन कौन से जो है वो क्वार्क्स के बने हुए। उसके बाद हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जो लास्ट ईयर पीएमसी की टेस्ट थी, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कि हाइड्रोजन के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं, हीलियम के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं, या फोटॉन के अंदर कितने क्वार्क्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं, 2 अप होते हैं, 1 डाउन। तो हाइड्रोजन के बारे में आप कहोगे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर 3 होते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहा जाए तो शायद डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल के हिसाब से बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन हो या कोई और गैस हो, उसके एटम का पूछा गया है या मॉलिक्यूल का पूछा गया है। तो एटम अलग चीज होती है, मॉलिक्यूल अलग चीज होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसके अंदर 3 है, और उसका मॉलिक्यूल अगर डायटोमिक है, तो उसके अंदर 6 होंगे। इस तरह से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने 3 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि किस तरह से किसी भी एटम के अंदर हम क्वार्क्स की तादाद परखते हैं कि किस तरह से हमें लगता है। और फोटॉन के अंदर कोई भी क्वार्क नहीं होता, क्योंकि फोटॉन बना नहीं है। हम ये समझे वही फोटॉन के अंदर होते हैं, ऐसे नहीं होता। फोटॉन एक अलग फैमिली से, उसका कोई भी ताल्लुक क्वार्क्स का नहीं होता, और न ही फोटॉन जो है वो क्वार्क्स का बना हुआ होता है। तो कुछ बेसिक जो बातें थी वो हमने क्वार्क्स के बारे में भी डिस्कस की थी। आज वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कि ये जो चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो हमने पढ़ी थी कि चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होती है, ठीक है बेटा।
आज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज चार्ज की डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम करते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? पहली प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। बेटा ये सिंपल सी बात है, ये आपको पहले भी पता होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस की दो किस्में होती है बेटा। कौन सी? एक होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, आपको पहले भी पता है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज होती है, दो चार्जेस होती है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने चार्जेस के ऊपर दो नाम रखे थे कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होती है उसको पॉजिटिव कहा गया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई जो चार्ज होती है उसको नेगेटिव चार्ज कहा गया। इससे पहले इन दोनों के नाम थे विटेरियस और इजेनियस, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसने इसके नाम रखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। इनके पीछे कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, जस्ट नेम्स हैं। जिस तरह से क्वार्क्स के नेम है अप एंड डाउन या वगैरह, इसका कोई टेक्निकल सेंस नहीं होता। इंग्लिश नेम है, पहले ग्रीक नेम हुआ करते थे, आजकल अंग्रेज साइंटिस्ट ज्यादा है तो इंग्लिश नेम्स है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइक चार्जेस, ये भी आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको पहले भी पता है कि एक जैसी चार्जेस जो होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से आता है कि ये जो इनकी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। तो एक जैसी चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को सॉरी रिपेल करती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगी, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगी, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी नेचर जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज होती है, स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली इन नेचर। वैसे तो क्वार्क की चार्ज से भी कम होती है, लेकिन क्वार्क क्वार्क इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये मैंने आपको बताया था। इंडिपेंडेंट नेचर चार स्मॉलेस्ट चार्ज व्हिच exists independently in nature is charge on electron। इलेक्ट्रॉन के ऊपर छोटे से छोटी चार्ज होती है, नेचर के अंदर छोटे से छोटी चार्ज जो कंसीडर की जाती है वो कंसीडर की जाती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। के इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे कम चार्ज होती है, क्योंकि हमने क्वार्क्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्वार्क्स जो होते हैं वो आपस में मिलके कोई पार्टिकल बना लेते हैं। जैसे दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटॉन बन जाता है, और दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रॉन बन जाता है।
क्योंकि वो आजाद हैसियत में नहीं रहते, उनका लाइफ टाइम बहुत शार्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि उनका लाइफ टाइम जो होता है बहुत ही शार्ट होता है, और बहुत ही कम शार्ट होता है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होती है उसको हम कहते हैं कि 1.67 10 पावर माइनस 91.6 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब होती है बेटा। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में लिख लेता हूँ बेटा। अगर हम करते हैं पॉजिटिव चार्ज तो 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब है, और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है तो भी 1.6 10 पावर माइनस 19 पावर कूलम्ब होती है बेटा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होती है 1.6 10 पावर माइनस 19, ये जो होती है स्मॉलेस्ट चार्ज कंसीडर की जाती है। और चार्ज का यूनिट जो होता है वो हमेशा कूलम लिया जाता है, और 1 कूलम किसके बराबर होता है, ये आगे डेफिनेशन आ जाएगी कि 1 कूलम चार्ज होती है वो किसके बराबर होती है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए बेटा, जब हम कहते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे एग्जिस्ट करती है, तो फिर जब हम कहते हैं कि एक बाल को हमने चार्ज कर दिया, तो जब हमने एक बाल को चार्ज किया तो फिर इसका क्या मतलब। ठीक है, या कोई पेन है, हम कहते हैं हमने बैटरी चार्ज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर जब हम कहते हैं कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होती है, तो फिर जब हम किसी भी बॉडी को कहते हैं कि इस बॉडी को हमने चार्ज कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, कुदरती तौर पे जब कोई भी बॉडी नेचर में बनी हुई है, हर बॉडी एटम्स की बनी हुई है, और जनरली एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मकसद है कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे हाथ में पेन है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बेटा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मकसद ये नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर उनकी तादाद बैलेंस्ड होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कहलाता है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मकसद होता है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अब जब हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज को हमने, किसी भी बॉडी को हमने चार्ज कर दिया, चार्ज करने का मकसद होता है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनबैलेंस्ड है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो चीज चार्ज है। तो चार्ज होने का मकसद क्या हुआ। चार्ज होने का मकसद होता है कि उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनबैलेंस्ड होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रल बॉडी का मकसद होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल हो। तो नेचुरली जितनी भी चीजें कुदरती तौर पे है हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में है, वो सब की सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर चार्जेस नहीं है, उसके अंदर चार्जेस तो है, लेकिन वो चार्जेस बैलेंस्ड होती है, इसलिए उनका कोई भी नेट इफेक्ट पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का मकसद क्या होता है। न्यूट्रल बॉडी का मकसद होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ठीक है, अब कोई भी चार्ज, कोई भी बॉडी जो चार्ज्ड बॉडी होती है,
अगर कोई भी हम कहें कि चार्ज्ड बॉडी है, तो चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर ना हो, तो उसको हम कहते हैं चार्ज बॉडी। ठीक है। अब किसी भी चीज को चार्ज किया कैसे जाता है? देखें बेटा, किसी भी चीज के चार्ज होने का मकसद है उसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तादाद को अनबैलेंस्ड करना। तो अनबैलेंस्ड हम किस तरह से कर सकते हैं? अनबैलेंस्ड करने के लिए या तो हम उसे प्रोटॉन निकालें या तो हम उसे इलेक्ट्रॉन निकालें। आपको पता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर रहते हैं और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर टाइटली जो है वो बाउंड होते हैं। इसलिए प्रोटॉन्स रेडियो एक्टिविटी के अंदर तो निकलते हैं, बाकी चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर प्रोटॉन्स को निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये आप कहोगे कि जब किसी भी चीज को हम चार्ज करते हैं तो उसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं चार्जिंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि प्रोटॉन न किसी चीज में आएंगे, प्रोटॉन न किसी चीज से जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट से निकल सकता है इजीली। इसके एक्साइटेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, थर्मल एजिटेशन होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। तो मुख्तलिफ तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर जो अनबैलेंस्ड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को किसी बॉडी से निकाल दें तो उस बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी और वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी को दे दे तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर बढ़ जाएगी तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करें या निगेटिव चार्ज करें, उसमें ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की ट्रांसफर नहीं होती। प्रोटॉन्स एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको हम इजीली निकाल नहीं सकते। इसलिए जब हम किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को देते भी हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को दे देते हैं तो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, प्रोटॉन्स की तादाद वही सेम रहती है और वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाती है। और जब किसी भी बॉडी को हम चार्ज ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है और वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है। तो आप कहोगे कि बॉडी इज चार्ज्ड, एनी बॉडी इज चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉडी जो होती है वो चार्ज होती है। ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन्स लीव बॉडी, इफ इलेक्ट्रॉन्स लीव बॉडी, ठीक है, ये क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और इसका मास जो होता है वो डिक्रीज। मास वाली पॉइंट अलग बताता हूँ, छोड़े यहाँ पे। ठीक है। अब इफ इलेक्ट्रॉन्स इंटर बॉडी, तो वो जो होती है वो निगेटिव चार्ज गेन कर लेती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि सपोज करें हमारे पास एक बाल है। ठीक है।
अगर हमारे पास एक बॉल है, इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर हम बराबर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप कह लें कि 4 प्रोटॉन है बेटा। तो ये बॉडी जो होगी, ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी बेटा। ये बॉडी हमारे पास न्यूट्रल है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हम इस तरह से करें, किसी भी बॉल को अगर हम इस तरह से बनाएं कि उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, प्रोटॉन वही अपनी जगह पे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल जाए बेटा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर तरह से निकल जाए तो वो बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम करें कि कोई भी बॉडी अगर है, उसमें से अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, इस तरह से है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से, अगर हम देखें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके अंदर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन है 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो ये जो होगी इसके बारे में हम कहेंगे कि ये निगेटिव चार्ज हो गई, निगेटिव चार्ज है, और इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस तरह से आप कहोगे कि चार्जिंग के प्रोसेस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज बॉडी गेन करे, चाहे बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करे, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा कि ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। बेटा जब ट्रांसफर होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है बेटा, और इलेक्ट्रॉन मास वाला पार्टिकल होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का भले स्मॉलेस्ट मास हो, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मैटर वो रखता है, इंट्रिंसिक मास उसको होता है, रेस्ट मास होता है, वो रेस्ट में आ सकता है। फोटॉन की तरह मास नहीं होता, ये मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो जाहिर सी बात है, जो मास वाले पार्टिकल की ट्रांसफर होगी तो उसमें उस बॉडी के मास पे फर्क पड़ेगा। जब कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उसका मास कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो कोई डिटेक्टेबल अमाउंट होगी, डिटेक्टेबल अमाउंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो मास उस बॉडी का कम होता है जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, जब कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, इट्स मास डिक्रीजेस, इसका मास जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट है कि व्हेन बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, निगेटिवली चार्ज इट्स मास इंक्रीजेस, इसका मास जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप ये नहीं समझिएगा कि चार्ज के अंदर मास होता है, चार्ज के अंदर मास नहीं होता बेटा, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो शिफ्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए हम कहते हैं
कि जो है वो चार्ज जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से उसके मास पे फर्क पड़ता है। तो हम आप इन पॉइंट्स का मकसद ये नहीं समझिएगा कि चार्ज को मास है, नहीं, चार्ज को मास नहीं होता, मास इलेक्ट्रॉन का होता है। एक बार फिर कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि आप मैसेज करते हो और ऐसे ही मैसेज करते हो, ठीक है? तो आप सुनिए, मैं रीजन बता रहा हूं। आप यही क्वेश्चन जो है वो फिर भेजोगे, बार बार भेजोगे, मुझे पता है वो बार बार चीजें आप भेजते, सेम चीजें बताओ तो भी भेजते हो। कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखी है कि कोई चीज पॉजिटिव चार्ज होती है तो मास कम हो जाता है, निगेटिव चार्ज होती है तो मास बढ़ जाता है। आप भेजोगे सर क्या चार्ज को मास है? बेटा चार्ज को मास नहीं है, मास इलेक्ट्रॉन को है। पॉजिटिव चार्ज जो चीज करती है उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से मास कम होता है। और जो चीज निगेटिव चार्ज होती है वो चार्ज निगेटिव में नहीं होता, उसका वो जिस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो मास इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है? तो ये चार्ज को मास नहीं होता, चार्ज को मास नहीं होता, ठीक है? क्लियर बात हो गई, चार्ज को मास नहीं होता, ठीक है? चार्ज जिस पार्टिकल पे है उस पार्टिकल को मास होता है, ठीक है? अब ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब दूसरी बात कि चार्ज जो होती है बेटा, चार्ज विदाउट मास, चार्ज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, और कोई चीज जब पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसका मास कम, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब जो बात हम डिस्कस कर रहे थे वो ये थी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो चार्ज होती है वो मास के सिवा एग्जिस्ट नहीं करती, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका क्या मतलब? इसका भी मतलब ये नहीं कि चार्ज को मास है, इसका मतलब ये है कि चार्ज हमेशा ऐसे पार्टिकल के ऊपर होगी जिसका मास होगा। जैसे फोटॉन है, फोटॉन जो होता है वो न्यूट्रल है, फोटॉन के पास इंट्रिंसिक मास नहीं होता, तो फोटॉन के ऊपर चार्ज नहीं होती, ठीक है? चार्ज हमेशा किसी ऐसी बॉडी के ऊपर आएगी जो बॉडी कभी भी चार्ज नहीं होगा। अब आपके माइंड में ये बात होगी, अगर किसी ने इंटर कंप्लीटली पढ़ लिया है या इम्प्रूवर है, तो उसने जिसने 17 चैप्टर पढ़ा है उसके माइंड में होगी फिर पेयर प्रोडक्शन क्या होती है। पेयर प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में तब्दील होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटॉन के अंदर चार्ज थी, तभी फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में तब्दील हुआ। बेटी ऐसे नहीं है, फोटॉन के ऊपर चार्ज नहीं होती, वहां पे एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, फोटॉन के ऊपर चार्ज वहां पे नहीं होती, फोटॉन कन्वर्ट होता है मास में, और मास वाले पार्टिकल दो बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, दूसरा प्रोटॉन पॉजिट्रॉन आता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे आती है, तो वो क्या होते हैं? वो मास वाले पार्टिकल होते हैं। तो फोटॉन के ऊपर चार्ज नहीं आती, फोटॉन की एनर्जी कन्वर्ट होती है मास में, उसके बाद उस मास पे चार्ज आती है, फोटॉन चार्ज नहीं होता वहां पे भी। तो माइंड में रखिएगा कि किसी भी ऐसे पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं हो सकती जिसका मास नहीं है, मास वाले पार्टिकल के ऊपर चार्ज आएगी। इलेक्ट्रॉन है, उसका मास है तभी उसके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन है, उसका मास है तभी उसके पास चार्ज है। तो चार्ज किसी ऐसे पार्टिकल के ऊपर नहीं हो सकती जिसका मास न, क्वार्क्स है, क्वार्क्स के ऊपर चार्ज है तो क्वार्क्स का भी मास है। ऐसा नहीं कि क्वार्क्स का मास नहीं होता, उनका मास होता है तभी
उनके ऊपर चार्ज होती है। तो आप कहोगे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, कि जो मास होता है वो चार्ज के सिवा रह सकता है। न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। एनी बॉडी जो न्यूट्रल होती है उसके ऊपर किसी भी किस्म की चार्ज नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि मास चार्ज के सिवा एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज मास के सिवा एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो एग्जिस्ट नहीं करने का मकसद ये नहीं कि चार्ज को मास होता है, चार्ज को मास नहीं होता। चार्ज ऐसे पार्टिकल पे आती है जिसका मास होता है, मास के सिवा किसी चीज के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन मास न्यूट्रल पार्टिकल, ये पेन है न्यूट्रल है, इसका मास है लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर भी, ठीक है, उसके ऊपर भी चार्ज नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, सॉरी, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। उसके बाद बेटा, उसके बाद व्हेन, ठीक है बेटा, व्हेन एनी बॉडी इज चार्ज्ड, then charge exists on its surface। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज exists on surface of solid body। कोई भी सॉलिड बॉडी जो होती है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो उसका पूरा वॉल्यूम चार्ज नहीं होता, चार्ज हमेशा बॉडी के सरफेस पे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी हमारे पास कोई ले, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिमोट है, अगर इसको मैं चार्ज करूंगा, फिर मैं इसको किसी भी तरीके से चार्ज करूं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, इसको इस तरह से फ्रिक्शन करो ये चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग बाय थर्मल एजिटेशन है, गर्म करने से चीजें चार्ज होती है क्योंकि गर्म कर इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाते हैं। और चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, जो 17 चैप्टर पढ़े हुए इम्प्रूवर उनको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी चार्ज हम कर सकते हैं। तो बेटा चार्ज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो जब किसी भी चीज को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, और सॉलिड बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं सरफेस से, अंदर से नहीं निकलते। तो जब किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें आते भी सरफेस पे हैं और जाते भी सरफेस से। तो अगर सॉलिड बॉडी होती है तो उसके अंदर, ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड बॉडी होती है उसको जब हम इस तरह सपोज करें, ये सॉलिड जो होता है इसको जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज हमेशा इसके सरफेस से होती है। मींस जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके सरफेस से आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आते भी है तो सरफेस। और ये अंदर जो होता है ना, ये अंदर जो इसका पूरा वॉल्यूम होता है ये न्यूट्रल रहता है, इसको आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल होता है। और ये जो सरफेस होता है, सरफेस ये जो होता है ये चार्ज होता है। तो आप कहेंगे कि जब आप किसी भी सॉलिड बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे रहती है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं या गैसेस की बात करते हैं
तो इसके अंदर बनते हैं आयन बेटा। अगर लिक्विड है या कोई भी गैसेस वगैरह हैं, वो अगर चार्ज होती है तो चार्जेस उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर रहती है। तो इसका पूरा वॉल्यूम जो होता है वो चार्ज हो जाता है। इसके अंदर किसी एक जगह पे इसका सरफेस नहीं होता। तो सॉलिड को जब हम चार्ज करते हैं तो उसकी चार्ज हमेशा सरफेस पे रहती है, क्योंकि चार्ज के अंदर निकलते इलेक्ट्रॉन है या आते इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आते भी सरफेस से हैं और जाते भी सरफेस से हैं। तो सॉलिड बॉडी के अंदर हमेशा जो चार्ज एग्जिस्ट करती है वो चार्ज एग्जिस्ट करती है सरफेस ऑफ द बॉडी पे। इसलिए मुख्तलिफ जगहों पे आपने ये पॉइंट पढ़ी होगी कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो चार्ज जो होती है वो सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर रहती है, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं उनका पूरा वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, बाकी सॉलिड का पूरा वॉल्यूम चार्ज नहीं होता बेटा। ठीक है। और उसके बाद है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is not affected by motion of charge particle। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसकी मोशन से उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है और ये रेस्ट में है। वही अगर मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर है 100 मीटर पर सेकंड है तो ये मूविंग है। ठीक है। तो इसकी चार्ज वही 1 कूलम होगी। ऐसा नहीं कि रेस्ट में 1 कूलम है और मोशन के अंदर वो चार्ज बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। किसी भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी जितना चार्ज होता है मोशन के अंदर भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। बेटा चार्ज कंजर्व होती है। ठीक है। कंजर्व होने का मकसद है कि इफ वन बॉडी इज when one body becomes a positive charge, then it is necessary then other body gains equal negative charge। या आप ये भी कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन न्यूट्रल पार्टिकल is converted into charges, it produces two equal but opposite charges। ठीक है बेटा। इसका क्या मतलब बेटा, चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स चार्ज कंजर्व होती है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर किसी न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज में तब्दील करते हैं तो जितनी वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा उतनी कोई दूसरा नेगेटिव करेगा। आपने जो चैप्टर 17 पढ़े हुए हैं, आपने पढ़े एनिहिलेशन ऑफ मैटर और रेडियो एक्टिविटी, तो आप सब पढ़े हुए। रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है। तो न्यूट्रल बॉडी जब चार्ज में तकसीम होती है तो अकेली चार्ज के अंदर तकसीम नहीं होती,
उसमें से हमेशा 2 इक्वल चार्जेस बनेंगे। फोटॉन जब पेयर प्रोडक्शन में टूटता है, फोटॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, कन्वर्ट होता है चार्ज में, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इक्वल चार्जेस बनाता है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया है, एक ने पॉजिटिव चार्ज किया है, तो उसने क्या किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? अगर एक पॉजिटिव चार्ज आपने की है तो मीन्स उसे इलेक्ट्रॉन आपने लिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? वो किसी और बॉडी ने गेन किए होंगे, जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय तो नहीं किए होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन गए होंगे किसी और बॉडी के अंदर, और उस बॉडी ने उतनी ही निगेटिव चार्ज गेन की। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको खत्म तो नहीं कर सकते ना, इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होगा, उसकी निगेटिव चार्ज वो किसी और बॉडी को दोगे। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूट्रल है, आप इसके ऊपर फ्रिक्शन करते हो, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जिस चीज से फ्रिक्शन करोगे वो तो निगेटिव होगी ना। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो चार्ज हमेशा पेयर के अंदर रहती है। चार्ज जो होती है वो कंजर्व होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी चार्ज में कन्वर्ट होती है, तो उसमें से 2 चार्जेस बनती हैं। जितनी, अगर इसको आपने 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज किया है, तो कोई दूसरी बॉडी ने 1 कूलम निगेटिव चार्ज गेन की होगी, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन किसी और एक बॉडी पे गए होंगे, 2 पे गए होंगे, 3 पे गए होंगे, लेकिन उन तीनों के ऊपर भी चार्ज 1 कूलम नेगेटिव आई होगी। इसलिए हम कहते हैं चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज कंजर्व का मकसद है कि जब किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज करते हैं, तो जिस अमाउंट पे उसके एक चार्ज होती है, उसी अमाउंट पे उसमें दूसरी चार्ज जो है वो बनती है। अगर आप किसी को 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज करते हो, तो उतनी ही दूसरी कोई बॉडी 1 कूलम नेगेटिव चार्ज गेन कर चुकी है, तो चार्ज कंजर्व्ड होती है। इसका एक और भी आएगा चैप्टर 17 के अंदर, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पेयर प्रोडक्शन या रेडियो के जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो बीटा रे के अंदर बाहर निकलता है। तो ये चार्ज की कंजर्वेशन की वजह से होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल जब चार्ज में तकसीम होगा तो उसे हमेशा 2 इक्वल बट अपोजिट चार्जेस बनेगी। पेयर प्रोडक्शन के अंदर भी यही होता है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी यही होता है, और आम तरह से जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, एक प्लेट को पॉजिटिव करते हो, तो उतनी उतनी दूसरी निगेटिव बनती है। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से। अब आखिरी पॉइंट है हमारे पास कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बेटा चार्ज जो होती है इज क्वांटाइज्ड। चार्ज की क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सपोज करें बेटा, हमारे पास, मैं स्फेयर बनाता हूं, एक स्फेयर है, दूसरा स्फेयर है, तीसरा, इस तरह से मैं स्फेयर बना रहा हूं। ठीक है बेटा, अब सपोज करें कि बेटा इससे स्फेयर पे ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है बेटा। इसका मकसद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो 1 है, 1 बेटा आप कह लें कि ये 1 न्यूट्रल है। ठीक है बेटा, अब अगर हम देखते हैं ये सेकंड है बेटा, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बेटा, सपोज करें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, तो इसका मतलब है इसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया, क्योंकि पहले जब न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो गए, तो उसके ऊपर चार्ज कितनी हो गई बेटा? उसके ऊपर चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो इसके ऊपर चार्ज कितनी आई बेटा? इसके ऊपर चार्ज ऑन 2 जो है बेटा, ये हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास हो जाएगी प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे एक प्रोटॉन इजाफी बचा, एक प्रोटॉन इजाफी बचेगा
तो इसका मतलब है उसके ऊपर 1 प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज आ गई बेटा। सपोज करें ये हमारे पास बेटा तीसरा है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो पीछे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? इसके पास पीछे 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये बचेंगे बेटा, 2 प्रोटॉन बचेंगे। तो ये होगा 2 × +1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो Q3 हो जाएगी बेटा 3.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके ऊपर चार्ज कितनी हो जाएगी? ये चार्ज हो जाएगी बेटा, पहले